ऑडिट रिपोर्ट और इसमें क्या क्या आता है? डायरेक्टर रिपोर्ट आती है, चेयरमैन रिव्यू होता है, 6 ईयर फाइनेंशियल हाईलाइट आती है, नोटिस ऑफ एजीएम आता है, प्रॉक्सी फॉर्म आता है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आता है, याद है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, स्टेटमेंट, कंपनी स्टेटमेंट आती है ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनी की स्टेटमेंट देती है कंपनी की मैनेजमेंट। क्या स्टेटमेंट देती है? कि हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ऑप्ट किया है, उनको अप्लाई किया है, उनको फुलफिल किया है। समझ गए? याद रहेगा? कोई मसला? जो मैं बातें करता हूँ उसको चेक भी कर लिया करें। आज ताज़ा केमिकल अकाउंट डाउनलोड करें, देखें उसमें आ रही है। मैं एवं तो नहीं इधर की मारता था बातें, ठीक है? क्लियर है? कंपनी क्या देती है इस पे? स्टेटमेंट। और ऑडिटर क्या करता है? इस स्टेटमेंट के ऊपर मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस पड़ी हुई है, वो भी देता है इसके ऊपर। समझ गए? तो ये वो बात कर रहा है A2 में। क्या बात कर रहा है? कि थ्रेट कहाँ आएगा? जब थ्रेट को आपने इवैल्यूएट करना है, आपको कुछ फैक्टर्स को देखना है। वो क्या फैक्टर्स है? पहला देखें, अपने जिन कंपनीज पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल है वहां थ्रेट होगा भी, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से काफ़ी थ्रेट रिड्यूस किए होंगे। वहाँ पे कंपनी इस चीज़ों को समझती होगी। डायरेक्टर्स लिटरेट होंगे, इलिटरेट नहीं होंगे। उनको पता होगा ये क्या चीज़ है, कोड क्या है, कंपनी कैसे चलानी है। समझ गए? तो थ्रेट का भी उनको आइडिया। अच्छा, आगे हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोफेशन। ठीक है, ये उनकी। अब आजकल चलते हैं डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टर्स ICAP भी करता है, ICMAP भी करता है। ठीक है, ऑडिटर को तो आपने बड़ा खींचा हुआ है, इनको पेपर पास करते हुए इनको जलील किया है, आर्टिकल में झगड़ा लगाया इनको। अभी भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं तो ICAP ऊपर तलवार लेके बैठा हुआ है, ऑडिट ओवरसाइट रिपोर्ट देख रहा है इसको। ये डायरेक्टर निकम्मे नलायक, इनको देखते ही नहीं, वो अनएजुकेटेड रहेंगे। तो ऑडिटर कहाँ पहुँच गया? ये बेचारे वहीं के वहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको भी क्या करें? ट्रेन करें। तो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। ICAP करता है किसके प्रोग्राम? डायरेक्टर्स के। ICMAP भी करता है। समझ गए? तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा है कि जी आपके लिए डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? ज़रूरी है, कंपल्सरी है। जैसे ऑडिटर के लिए CPD ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी है ना, इसके लिए क्या है? डायरेक्टर्स, अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो आपने 3 साल में एक दफ़ा या 2 साल में, उसका एक साइकिल है, आपने वो ट्रेनिंग लेनी है। समझ गए? आगे हैं जी। अब जी देखें, अब जिस डायरेक्टर ने डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया होगा उसने कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ा होगा। उसको ये लॉ की रिक्वायरमेंट्स भी आती होंगी, उसने एथिक्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनको उसको इन चीज़ों को जानता होगा, इन चीज़ों को। आगे हैं जी। कंप्लेंट सिस्टम। कंप्लेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, जहाँ कोई अनएथिकल चीज़ नजर आए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नॉन कंप्लाइंस हो या कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लाइंस हो रही है, वहाँ पे क्या हो? एक कंप्लेंट सिस्टम हो, एक कंप्लेंट सिस्टम हो, जहाँ पे बगैर किसी थ्रेट के, बगैर किसी खौफ के मैं किसी की भी जाकर शिकायत लगा दूँ, कंप्लेंट कर दूँ। वो बेशक मेरा पार्टनर क्यों ना, मुझे पता लगा मेरा पार्टनर ने मेरे मैनेजर गलत काम कर रहा है, वो अनएथिकल बिहेवियर है उसका। अनएथिकल का मतलब क्या है? एथिकल प्रिंसिपल को थ्रेट है कोई, तो मैं फौरन उस पर बताऊँगी यहाँ पे ये काम हो रहा है। समझ गए? पक्की बात है जी। आगे हैं। आगे आ जाए। ड्यूटी टू रिपोर्ट ब्रीचेस, कि यानी एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है लिखा हुआ एक्सप्लिसिट, कि अगर आपको नजर आए कि यहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है तो आपकी क्या ये ड्यूटी है कि आप इसको इन्फॉर्म करें। किसको इन्फॉर्म करना होता है? हाँ, मेरे को फोन कर देना फौरन। किसको करना है? जवेद चौधरी को, ये दुनिया न्यूज़ वालों को। क्या करना है? ऑडिट फर्म के अंदर एक पार्टनर होता है या एक मैनेजर होता है जो स्पेसिफिकली डील करता है इस तरह की चीज़ों को, एथिकल इश्यूज़ को।
जहाँ पे कोई एथिकल प्रिंसिपल कोई हिट होता है तो वहाँ पे एक बंदा, एक सिस्टम होता है डेजिग्नेटेड, एक कंप्लेंट सिस्टम तो पढ़ा ना आपने, एक सिस्टम होगा पूरा, कंप्लेंट आई है तो कौन देखेगा? एक मैनेजर, एक पार्टनर लेवल का बंदा कंप्लेंट को देखेगा, किसने की है, क्यों की है, ठीक है, फिर उसके साथ एक्शन भी लेगा। तो जो भी एथिकल रिजॉल्व पार्टनर होता है ना आपका, उसको आप बताएं कि ये मसला है। समझ गए? मैं आपको इस एग्जांपल देता हूँ। हम अभी पढ़ेंगे यहाँ कहीं आगे जाके उधर आएगा चैप्टर नंबर 1-2 में, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज ये क्या होती हैं? बीइंग एन ऑडिटर को आपको गिफ्ट देता है, आपको गिफ्ट दे देता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। प्रेफरेंशियल, आप वैसे आते हैं मुंह उठा के तो आपको वो ट्रीटमेंट ना मिलती, बीइंग एन ऑडिटर ट्रीटमेंट मिल रही है, हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? बताएं जी। कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, प्रोविजो है, प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड preferential treatment is clearly insignificant to both audit firm, a partner and the management. अगर वो उसका वैल्यू क्लियरली टू बोथ, ये ना कंपनी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो, कंपनी तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाए, नहीं, दोनों के लिए इनसिग्निफिकेंट हो। किसी एक के लिए सिग्निफिकेंट है तो फिर नहीं है सकते। अगर सिग्निफिकेंट, मुझे कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट मिल रहा है, इसका मतलब उस गिफ्ट के प्रेशर में आ जाऊंगा, उस गिफ्ट के वो क्या हुआ था सलाम खाने वाले गिफ्ट, यही हुआ था ना, पहले गिफ्ट लेते रहे बड़े बड़े। एग्जाम्पल है ना, मैं सामने होंडा का रिव्यू करने आता हूँ, वो क्या करते हैं, मेरी गाड़ी में होंडा का टिश्यू का डब्बा रख देते हैं, बॉल पेन दे दिया, स्टेशनरी दे दी, सर एक गाड़ी ने कीरिंग चेंज कर दिया, मैं 3 दिन तो 3 दिन गाड़ी वॉश करते रहते हैं, मतलब यार नहीं जरूरत, ख़राब ना कर देना मेरी गाड़ी, वो चीज़ नहीं सर आ पाए। अभी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें, मैं सरीना को ऑर्डर किया, उन्होंने कहा सर कॉफ़ी पे बैठ के बैठे, ठीक है, समझ गए? ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी मुझे। लेकिन अगर मुझे ट्रीटमेंट दे देंगे साहब, आप पूरा साल आए, आप जितना मर्जी स्टे करें फ्री है, अभी सिग्निफिकेंट हो गया ना। ये होंडा को कहते क्या पुरानी गाड़ी खड़ी है, पकड़े नई गाड़ी, तो आपने देखना इसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इसको हम क्या, ये मुझे पता है, मेरे इनर को पता है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो मैं ले सकता हूँ प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटीज एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज क्लियरली, ठीक है। 2002 में हमने पिज़्ज़ा हट का ऑडिट किया, ठीक है, उन्होंने हमें 5 कूपन दे दिए कि जब आप आएंगे 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या है ये इंसिडेंट, ठीक है, ऐसे ट्रीटमेंट वो कर्टेसी में चारों एज ए गेस्ट आते हैं ना, तो वो एज कर्टेसी में आपको दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट, क्लियर हो गया। मैं सऊदी अरेबिया गया, वहाँ पे एक कंपनी में ऑडिट करने गया, उन्होंने पहले दिन मुझे बड़ा महंगा बॉल पॉइंट गिफ्ट किया, मॉन्ट ब्लैंक, एक मैंने, ठीक है, अगले दिन उन्होंने परफ्यूम दी थी मुझे। जब परफ्यूम दिया ना तो मुझे तो शक पड़ी कि यार ये कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया कि मुझे ये 2 गिफ्ट्स मिले 2 दिन में। उसने कहा पैसे करो इनको ना, अब देखें वो पार्टनर था, वहाँ प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम था। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं इसको कुछ कर सकता, ये फलाना पार्टनर है, फलाना अरब था वो, इसको बताओ, वो उसको रिजॉल्व करेगा। मैंने उसको फ़ोन किया, वो कहता हाँ ये आप सरेंडर करो गिफ्ट मेरे पास लेके। मैं उसके पास लेके ये परफ्यूम है और ये बॉल पॉइंट है, ये रख लें, मुझे गिफ्ट मिला है। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको कमेटी में डिस्कस करूँगा फिर आपको बताऊँगा। और मैं क्या भूल गया, 15-20 दिन मुझे याद भी नहीं था। 15 दिन उसकी कॉल आई कि यार आप ऑफिस आएँ, वो हमने कमेटी ने डिस्कस किया है, ये गिफ्ट्स क्लियरली इनसिग्निफिकेंट है, आप इन्हें रख सकते हैं। एक मैकेनिज्म है ना,
होस्ट तो मुझे कहते नहीं आप नहीं रख सकते, वापस करें। फॉलो करेंगे, याद रहेगा। हम वो थे कंपनी के ऑडिट में, नाम नहीं कहूँगा, मेरी उन्हीं दिनों में इंगेजमेंट हुई 2004 की बात। तो ऑडिट टीम में ज़रा खप मची हुई थी, तो CFO आए, उन्होंने कहा क्या चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि उस्मान की इंगेजमेंट हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेरी गुड, कहाँ होती हैं आपकी फैंसी? मैंने कहा तो लाहौर होती हैं, मुझे उनके एड्रेस चाहिए। मैं खरीदा, कहते कर्टिसी में चाहिए एड्रेस। तो मैंने एड्रेस है, तो अगले दिन वहाँ पे वो बेड शीट जा रही हैं, भूखे जा रहा है, ठीक है, कुशन जा रहे हैं, हार्ट बना हुआ। वो मुझे कही क्या हो गया, मैं नहीं भिजवा रहा। ठीक है, तब वो कुशन क्या है, 200-250 का होगा, बेडशीट क्या 11-1200, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखना कि इसका इस हरकत से इस चीज़ का आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं कर जाएगा आप पे आके। तो बेडशीट अगर भिजवा दी तो मुझ पर क्या कितना प्रेशर डाल देंगे वो। फॉलो करेंगे तो कर्टेसी में करते हैं। वो सीनियर बंदा होता है, वो कहते हैं आपको पिक एंड ड्रॉप मैं दूंगा, मैं आपको पिक करूँगा। आप कहते हैं नहीं सर आप सीनियर हैं, रहने दें, खैर मैं आपको पिक करूँगा। पिक एंड ड्रॉप पे बड़ा प्रेशर होता है आप पे, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये। जिंदगी में कभी अब्बा जान ड्रॉप नहीं कर गया तो स्कूल में छुट्टी होती है, भाई कहते भाड़ में, मैंने नहीं छोड़ा जाना, इज्जत ही नहीं मिली होती। आउटलेट बंद कर जाते क्लाइंट उसी 4 राउंड कहता है मैं आपको लेने आता हूँ घर, कहाँ है आपका घर, मैं आपको ड्रॉप कर रहा था। बंदे की वजह से तबीयत खराब हुई थी, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही, इनसिग्निफिकेंट है। हम इस्लामाबाद गए, हमने पूरा ऑडिट किया, वो कहते हैं आप ऑडिट कर लें, शाम को आप गाड़ी आएगी, आपको वो 1-2 दिन में मरी ले जाएगी। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्ट वो उन्होंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो आपने देखना है उसकी कितना उसकी वैल्यू, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं, हमने यहाँ नहीं पढ़ना था, हमने किसी और जगह पढ़ना था, चैप्टर नंबर 1 में या 2 में मेरा ख्याल। उसको वहाँ दोबारा एक दो फिर देखेंगे, फिर उसमें टाइम नहीं लगेंगे इतना। अच्छा, आगे कहता है प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग। ये क्या है? प्रोफेशनल और रेगुलेटरी, ये क्या चीज़ है? मैंने कहा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 पढ़ाया था, यहाँ पे लिखा था कि अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकत करें तो चार्टर्ड एक्ट के अंडर आपको पेनल्टीज लगती हैं डिफरेंट, जिसमें वार्निंग थी, ठीक है, फिर डेटरेंस वो था, रेप्रीमांड था विदाउट नेम, फिर विद नेम, फिर आपको सस्पेंशन फॉर सर्टन पीरियड, फिर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम, फिर फाइनल पेनल्टी सीन, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दी कौन कौन से चार्टर्ड पे उन्होंने कौन कौन सी उस पर एक्शन लिया माइक अपने। तो ये है डिसिप्लिनरी एक्शन। आप थोड़ी सी फाइल आगे पीछे करें, काम क्वालिटी का ना करें, वो आपको अनरेटेड कर देते हैं। देखें कितनी बड़ी पनिशमेंट है ये कि आपके क्लाइंट है, लिस्टेड कंपनी है, आपको क्वालिफाई हो गए हैं, नॉन क्यू से रेटेड हो गए, अब आप उनसे कहें रिजाइन दे दो यार, मैं तो ऑलरेडी नहीं कर सकता, वो मेरे पास चलेगी तो क्लाइंट चलेगा, कहाँ वापस आता है, ठीक है। फिर ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड बैठा हुआ है, वो बैठा, वो तलवार ही तेज करता है, तो ठीक है। तो हम एक प्रेशर में काम कर रहे हैं, उल्टी सीधी काम की, वो 2-3 बॉडीज बैठी हुई हैं, समझ गए, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे 120.9। अच्छा, ये जो 120.9 है ना, ये लिखा हुआ न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए कि साल के असाइनमेंट के शुरू में तो मैं सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे बाद में नई इन्फॉर्मेशन मिली, नई डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, वो पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए? इसी पैराग्राफ के लाइन में कहता है द अकाउंटेंट शेल री इवेल्युएट। आप नहीं कहना नहीं मैंने पहले कहा, पहले तो ठीक था, बस अब नहीं, ठीक है। बेटी का बहन का रिश्ता किसी जा किया हो, उस टाइम लोग ठीक लग रहे हो, इंगेजमेंट कर दी,
निकाह से पहले कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल गई जो खतरनाक हो, क्या करते हैं? रीवैल्यूएट करते हैं ना डिसीजन को। सेम इज द केस है। अब ये नहीं कहते नहीं 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 हमने एंगेजमेंट करते हुए देख लिया था, बस अब हमने कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल चीज़ है ना ऑडिट। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, मैं बार बार करता रहूँगा अभी कि ऑडिटिंग इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ये प्रिवेल करती है हर जगह। जो भी मैंने रिश्ते वाली एग्जांपल दी है वो एग्जांपल आपने यहाँ फिट करनी है, क्योंकि वो एक रैशनल बंदा करेगा, अक्लमंद बंदा वही करेगा, ये भी एक अक्लमंद बंदा ऐसे करेगा। ठीक है, आगे हैं जी A1 पे। Remaining alert throughout the थ्रू आउट असाइनमेंट, एक्टिव रहेंगे, कोई अनएथिकल काम तो नहीं होगा। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ मैं पार्टनर हूँ, मैं देखूँ ये मेरे मैनेजर है, ये ठीक है, इनका कोई मसला तो नहीं है भाई, मेरा कोई थ्रेट नहीं है, इनका भी कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। मेरी मिसेज़ की नियाग्रा में जॉब नहीं होनी चाहिए, मेरी मिसेज़ के पास शेयर नहीं होनी चाहिए, इनकी मिसेज़ की भी नहीं होनी चाहिए। मेरे फादर की इन्वेस्टमेंट नहीं, इनके फादर की भी नहीं, उनके भी। पूरी टीम को देखो, पूरी टीम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, समझ गए। हमारा एक दोस्त है, उसके फादर चिनाब क्लब के प्रेसिडेंट बन गए, तो उसने अपने पार्टनर को बताया कि मैं मेरे फादर ने चचा भी इसमें प्रेसिडेंट बन गए, मैं चिनाब क्लब का ऑडिट नहीं करना, मुझे रीएलोकेट करें। उन्होंने फिर रोटेट किया उसको, एक बच्चे उसी जगह भिजवाया, उसकी जगह भिजवा दी। अब हमें पता था कि इलेक्शन आ जाना चिनाब क्लब पे, बात समझ गए। तो थ्रू आउट आपने अलर्ट रहना है। आगे हैं जी A2 पे आ जाएं। If new information results in the identification of a new threat, the chartered accountant is required to evaluate and as appropriate. आगे आ जाएं, इस पे आ जाएं 120.10 पे, addressing the threat. If the chartered accountant determines that the identified threats to compliance with the fundamental principle are not at an acceptable level, the accountant shall address the threats by eliminating them or reducing them. या एलिमिनेट करना है या आपने रिड्यूस करना है। एलिमिनेट और रिड्यूस का क्या मतलब होता है? एलिमिनेट का मतलब है बिल्कुल जीरो कर दिए, अगर आप कर सकते हैं। मेरे पास नियाग्रा के शेयर्स हैं, मैं ऑलरेडी, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अब थ्रेट को रिड्यूस करने का तो एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? मैं उसको बेच दूं। मैंने नियाग्रा से लोन लिया हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया ना, समझ आ रही बातें? तो एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? वापस कर दें। नियाग्रा वाले आते हैं कि जी हाँ या आपसे ऑडिट करवाना है, मैं कहूँ ठीक है ऑडिट करवाना है, पहले तूने मेरे पैसे देने। रिवर्स केस है ना, वो तुमसे पैसे ले सकते हैं, तो पहले मेरे पैसे दो फिर मैं अपॉइंटमेंट दूँ, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्टेड आ जाएगा बीच में। समझ गए? तो एलिमिनेट आगे पढ़े जी, ए के बाद ए समझ आ गया ना? एलिमिनेट करें या रिड्यूस करें। आगे आ जाए, Applying the safeguards. सेफगार्ड्स, ये हमने बात, सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। सेफगार्ड ना उन्होंने इसमें नहीं लिखे हुए बुक में, मैं आपको आपके साथ कल शेयर करूँगा हैंड आउट, ठीक है? और सेफगार्ड लाजमी पढ़ लेने आपने। मैं हैंड आउट व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है ना मेरे आपके साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हैंड आउट शेयर करूँगा, कल उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपने घर में उसको खुद सेल्फ स्टडी करनी है उसकी, जहाँ का मसला है मैं आपको बता दूँगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या पेपर में क्वेश्चन, एक सिनेरियो आएगा आपको, सिनेरियो है 2.5-3-4 लाइन में सिनेरियो होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पता क्या होगा कि इसमें कौन सा थ्रेट इन्वॉल्व है, क्या थ्रेट है और किस कैटेगरी में, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, क्या थ्रेट है। हमने पढ़ा ना कुछ थ्रेट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा, कुछ सर्कमस्टेंस में एक से ज़्यादा थ्रेट वे में फॉल करते हैं। जैसे गिफ्ट का लेना, गिफ्ट लिया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ना, सेल्फ, समझ गए? लेकिन इसको क्लाइंट कहता है मैं पब्लिक कर दूंगा, तो वही गिफ्ट है, लेकिन अभी क्या बन गया? इंटिमिडेशन थ्रेट। अब वो डेटर का धमका रहा है ना आपको, समझ गए? एक गिफ्ट का लेना या हॉस्पिटैलिटी या प्रेफरेंस ट्रीटमेंट का लेना सेल्फ इंटरेस्ट में भी आता है और इंटिमिडेशन में भी आता है। समझ गए? याद रहेगा। तो आपने देखना है कि थ्रेट क्या है और किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, इसको एलिमिनेट या रिड्यूस करने के लिए क्या सेफगार्ड अप्लाई करें, बताएं।
क्वेश्चन वही है ऊपर, समझ गए? क्या प्रैक्टिकल प्रोसीजर लेंगे बताएं? मैं बहुत से आपसे चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत से सेफ गार्ड जो आपको पता नहीं चला कि जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि 5 साल से ज़्यादा पब्लिक लिस्ट इंटरेस्ट का ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों? फेमिलियरिटी से कम करने के लिए। गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटीज सिग्निफिकेंट नहीं ले सकते। लोन लिया हो दिया हो ऑडिट नहीं कर सकते, सेल्फ इंटरेस्ट है। पढ़ लिया ना हमने बहुत सारे। दूसरा तीसरा पॉइंट क्वेश्चन कहता है कि अगर सेफ गार्ड अप्लाई करने के बावजूद भी थ्रेट रिड्यूस नहीं होता एक्सेप्टेड लेवल, तो फिर क्या करेंगे? क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? समझ गए? सिनेरियो एक है और पता लगा कि यहाँ से जी 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया। चलें, सेफ गार्ड बुक में कोई नहीं लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है? तो 1-1.5 पेज है, मैं आपको दूंगा। मैंने बच्चों को एक चीज़ नहीं पढ़ानी आपको, मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ क्या है, आपने खुद पढ़ गया, खुद टकराए मारनी उसके साथ। कोई प्रॉब्लम है हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम उससे अगले डिस्कस करेंगे। समझे जी? आगे हैं जी। सी डिक्लाइनिंग और एडिंग द स्पेसिफिक, ये सारी बातें हमने पहले पढ़ ली, ये शुरू से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ आपको। जल्दी से आगे हैं। एलिमिनेट थ्रेट्स। Depending on the facts and circumstances, a threat might be addressed by eliminating the circumstance creating. Circumstance एलिमिनेट कर दें, ठीक है? कई दफ़ा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शेयर बेच दिए, लोन वापस कर दिया, ये लोन वापस ले लिया। समझ गए? क्लियर है जी? थ्रेट क्रिएट कर रहा है, आपने गिफ्ट ले लिया था, आपको लगा नहीं सिग्निफिकेंट है, आप वापस कर दिया आपने। समझ गए? आगे हैं जी। However, there are some situations in which threats कैन नॉट बी एलिमिनेट। थ्रेट को एलिमिनेट, हाँ, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। थ्रेट को, जैसे फेमिलियरिटी थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, वो दोस्त है आपका फॉर एग्जांपल, क्या करेंगे? थ्रेट कैसे रिड्यूस करेंगे? लड़ाई करेंगे उससे जाके, कुट्टी करेंगे जाके, क्या करेंगे? तो वहां पे आपको थ्रेट रिड्यूस कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? देखिए मैं इनका ऑडिट कर रहा हूँ, लॉन्ग एसोसिएशन हो गया, प्राइवेट कंपनी में कर सकता हूँ, 25 साल ऑडिट कर दिया मैंने इनका। अब मुझे लगा कि यार थ्रेट, अब मैं ना ऐसा इसका रिलेशनशिप हो गया मेरा कि मैं इसकी रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मेरा बड़ा प्रेशर होगा। तो थ्रेट को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि मैं जाके उसको गालियाँ निकाल के आ जाऊँ, लड़ाई करके आ जाऊँ? लेकिन ये कॉमन, ये अकल वाली बात नहीं है कि मैं अपना रिलेशनशिप खराब करूँ। तो थ्रेट को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि मैं स्टेप आउट कर दूँ, मैं कोई दूसरा पार्टनर ऑडिट कर ले इसका, उस पर वो प्रेशर नहीं होगा जो इसकी दोस्ती का या फेमिलियरिटी का मेरे पे है। समझ गए? अब थ्रेट क्या हुआ, मैंने क्या किया? एलिमिनेट नहीं किया, वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं किया, उसको मैनेज किया है, रिड्यूस किया है बाय अप्लाइंग सेफ गार्ड। हालांकि कोई कंपनी मुझे नहीं, कोई प्राइवेट, कोई मुझे लॉ नहीं कहता कि ऑर्डर चेंज करो, ये करो, वो करो। मैंने क्या किया? सेफ गार्ड अप्लाई किया थ्रेट को। समझ गए? आगे हैं जी। आगे कहता है कि कुछ में थ्रेट रिड्यूस हो नहीं सकता, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है? आगे आ जाए A2 पे। आगे सेफ गार्ड्स हैं। सेफ गार्ड्स क्या हैं? एक्शंस हैं, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, जो चार्टर अकाउंट लेता है थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए। अगले पैराग्राफ पे आ जाए। अच्छा, एक्सेप्टेबल लेवल क्या है? कोई डेफिनेशन नहीं इसकी, ये एक जजमेंट है आपकी कि आपको लगे हाँ यार अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मेरे पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं जो जजमेंट देना चाहूँ दे सकता हूँ। ठीक है, जल्दी से पढ़ने से। Would conclude that the accountant complies with the fundamental principle by using the reasonable and informed third party test. ठीक है, थर्ड पार्टी टेस्ट का होता है, मैंने भी बता दिया आपको कि थर्ड पार्टी है, उसको क्या लगेगा? ठीक है, थर्ड पार्टी समझ आ गई? थर्ड पार्टी वाली बात। चलें जी। The reasonable and informed third party test is a consideration by the chartered accountant about whether the same conclusion would likely be reached by another party. अगर मेरे कोई तीसरा बंदा होता तो वो भी ही डिसीजन करता जो मैं कह रहा हूँ, वो ये ना करता क्योंकि मैं प्रेशर में हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट है थर्ड पार्टी टेस्ट, याद रहेगा। आगे हैं जी।
consideration of significant judgment made and overall conclusive कंक्लूजन रीच, ठीक है। क्या जजमेंट फॉर्म की आपने, ये इनको देखें, आपने एक्शन लिया ना, आपने पहले डिसाइड क्या किया, जजमेंट क्या ली कि थ्रेट है कि नहीं है, ये जजमेंट है। थ्रेट है या है तो किस लेवल की है, ये भी जजमेंट है। अच्छा, अगली जजमेंट क्या है कि मैंने इस थ्रेट को रिड्यूस करने कौन से सेफगार्ड अप्लाई करने हैं, जजमेंट है ना सारी। तो वो कहता है ये वो बात कर रहा है, इसको जल्दी से पढ़ें जल्दी। The chartered accountant shall form an overall conclusion about whether the actions that the accountant takes or intends to take to address the threats created will eliminate those threats or reduce them to an acceptable level. In forming the overall conclusion, the accountant shall review any सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड। आपने जजमेंट फॉर्म किया, देखें दोबारा यार ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, यही बनती है, ठीक है। और and use the reasonable and informed थर्ड पार्टी टेस्ट। थर्ड पार्टी टेस्ट क्या होता है, अपने आप को बाहर निकाल लें, किसी और को रख लें वहाँ पे, समझ गए कि वो भी ये जजमेंट देता, क्या वो बंदा भी यही जजमेंट देता अगर मेरी जगह होता, ठीक है, समझ गए जी। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है, आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है, पढ़ता है कि एक एटीट्यूड है, अलर्ट है, ठीक है, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। और क्या था, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस विद क्वेश्चनिंग माइंड। जल्दी से पढ़े, इसमें कोई नई बात नहीं पढ़ी, पुरानी बातें जल्दी से फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी पे आ जाए, आगे एग्जाम्पल के बाद चारों पांचों पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के बाद इंटेग्रिटी रिक्वायर्स being straightforward and honest when raising concern about a position taken by a client, and B, pursuing inquiries about inconsistent information and यही पढ़ा हमने, ठीक है। इनकंसिस्टेंट चीजें आ गई, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, हमने कोरॉबोरेटिव एविडेंस पढ़ा। कोरॉबोरेटिव एविडेंस क्या था, एक एविडेंस लिया आपने एक तरीके से, उसको लिया दूसरे तरीके से, अगर तो आपस में कंसिस्टेंट है फिर तो मसला हल हो गया। व्हाट इफ के इनकंसिस्टेंट है, तो आपने क्या आंखें बंद करनी नहीं, यहाँ पे आपने विजिलेंट होना है, यार यहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्या मसला हो रहा है यहाँ पे, समझ गए। आगे हैं and seeking further evidence to address concerns about आगे आ जाए। इन डूइंग सो in doing so the accountant demonstrate the critical assessment of audit evidence that contributes to the existence of प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है जी। आगे हैं जी, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर। Objectivity requires the chartered accountant not to compromise professional or business. तीन बातें पढ़ी हमने, आपने कंप्रोमाइज नहीं करना प्रोफेशनल बिजनेस अपने जजमेंट को, Yes, sir. जो आप देना चाह रहे हैं वही दें, कोई तीसरी फोर्स आके आपका डिसीजन चेंज ना करे, यही है ना ऑब्जेक्टिविटी। आगे हैं जी, पढ़ें। फॉर एग्जांपल से आगे हैं नीचे। For example, the accountant complies with the principle of objectivity by A, recognizing the circumstances or relationships such as familiarity with the client that might compromise the account. ठीक है, फेमिलियरिटी है, दोस्ती हो गई, आने आना इकट्ठा हो गया, बच्चों की बेगमात की दोस्ती होगी आपस में, ऐसा रिलेशनशिप डेवलप होगा कि आप यहाँ पे जजमेंट देना तो कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा, खुद जज करना पड़ेगा आपको। किसी ने आकर नहीं कहना कि आप पे कितना इसका प्रेशर है, आपका इनर बताएगा, ठीक है। आगे हैं B, considering the impact of such circumstances and relationship on the accountant's judgment when evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence related to a matter material to the client's financial statement. In doing so, the accountant behaves in a manner that अच्छा आगे आइए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में है। professional competence and due care requires the chartered accountant to have पढ़ा हुआ आपने कि आपने अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रखना है, अटेन भी करनी कॉम्पिटेंस, मेंटेन भी करनी है, और जो काम करना है विद ड्यू केयर करना है। विद ड्यू केयर का मतलब क्या है, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, जितना टाइम चाहिए, जितना स्टाफ चाहिए, जितना स्किल चाहिए, वो आपने लगाना है उसमें।